नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह-आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम की व्याख्यान श्रृंखला में राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसके क्या उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों के लिए किन शर्तों की पालना हुई। अब उसके आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ जो बना, उस राष्ट्रसंघ के अंदर प्रमुखता से किन किन बातों को समावेश किया गया, किन किन संगठनों की भूमिकाएं बनाई गई, क्या क्या उनमें निर्धारण हुआ और उनके कर्तव्य व अधिकार क्या निश्चित किए गए, क्या उनकी कार्यपालिकाएं बनाई गई। तो इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ की जो रचना हुई, उस रचना में उसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे। तो पहला उसका प्रमुख अंग बना महासभा। इसमें क्या था, यह पार्लियामेंट के समान होती थी। प्रत्येक देश इसमें 3 व्यक्ति भेज सकता था, लेकिन एक ही मत गिना जाता था। वर्ष भर में एक सम्मेलन सितंबर में जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी थी, वहाँ पर आयोजित होता था। इसकी प्रमुख व्यवस्था में शांति व्यवस्था को लेकर के विषय रहता था। इस महासभा की 6 स्थायी समितियां बनाई गई: संवैधानिक और कानूनी समिति, निशस्त्रीकरण समिति, बजट समिति, संगठन संबंधी समिति, राजनीतिक समिति, सामाजिक और मानव अधिकार संबंधी समिति। यानी कि पहला जो इसका प्रमुख पार्ट था वह था महासभा। महासभा पार्लियामेंट के समान होता था। इसकी नियमित बैठकें होती थी। इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 इसकी स्थायी समितियां बनाई गई थी। इसकी जो बैठकें होती थी, उसका प्रमुख विषय वैश्विक व्यवस्था में शांति व्यवस्था रहता था कि उस शांति व्यवस्था की वहाँ पर कैसी स्थिति रहे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रत्येक देश जो है अपने 3 भागीदार भेज सकता था, लेकिन अगर वोटिंग होती थी किसी भी बात को लेकर के, तो वहाँ पर एक ही मत उस देश का गिना जाता था। तो यह एक महासभा थी, पार्लियामेंट के समान थी, जो कि सारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया करती थी और उसी के संवैधानिक रक्षों की हितार्थ ही, उनकी व्यवस्थार्थ ही 6 समितियों का गठन भी किया गया था, जो कि अपने अपने कार्य किया करते थे। दूसरा इसका प्रमुख अंग था परिषद। महासभा की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करती थी। यह इसी महासभा, जो कि लगभग अपन ने माना पार्लियामेंट होती थी, उसके समान ये कार्य किया करती थी और उसमें 4 स्थायी सदस्य एवं 11 अस्थायी सदस्य होते थे। इसके जो सदस्यों की संख्या है वो बताई गई है कि 4 स्थायी सदस्य एवं 11 अस्थायी सदस्य होते थे, जो भिन्न देशों का निरीक्षण करते थे। परिषद के स्थायी सदस्य इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व जापान थे। और यह जो सदस्यों की जो कार्य प्रणाली थी वो ये थी कि यह वहाँ पर इन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी देश में मानवाधिकार के पक्ष को लेकर, अन्य पक्ष को लेकर और राष्ट्रसंघ की स्थिति की, यानी कि राष्ट्रसंघ के जो विचार रखे गए हैं, राष्ट्रसंघ की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं का अक्षरश पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी व्यवस्थार्थ वहाँ पर वो निरीक्षण भी किया करते थे। तीसरा इसका पक्ष सचिवालय, जो सेक्रेटरीट इनका बनाया गया, वह सेक्रेटरीट जो था राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्यालय जो जनेवा में स्थित था। जैसा कि अपन ने देखा, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी थी जनेवा, वहीं पर तो इसकी वार्षिक बैठक हुआ करती थी और वहीं पर इसका सचिवालय यानी सेक्रेटरीट भी बनाया गया था। इस सेक्रेटरीट का जो प्रमुख होता था वह महासचिव पद का व्यक्ति होता था और यह कार्यालय वर्ष पर्यंत कार्य करता रहता था और यहाँ पर इसके अधीन लगभग 600 कर्मचारी यहाँ पर कार्य किया करते थे। और यह 600 कर्मचारी जो थे, दुनिया भर से जितने भी पत्र व्यवहार होते थे, उन पत्र व्यवहारों की समीक्षा करना, विवादों की समीक्षा करना और उनको जिन जिन समिति के अधीन उनकी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अधीन उन कार्यों को भेजना। यानी कि पूरा सेक्रेटरीट का जो कार्य था वह यहीं पर था, सचिवालय यही था और यहीं से इन 600, और यह जो 600 व्यक्ति थे, 600 कर्मचारी थे, इनकी नियुक्ति भी इस महासचिव के द्वारा की जाती थी और वहाँ से सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता था। जहाँ जहाँ पर भी वह जानी होती थी, वहाँ पर उन रिपोर्टों को भेजा जाता था। यानी कि सारी
केंद्रित व्यवस्थाओं का केंद्रीकरण जो था वह यहाँ पर था, जेनेवा में राष्ट्र संघ का सचिवालय। नेक्स्ट है जो इसके अधीन जो बड़ी संस्था बनी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों के साथ में यह राष्ट्र संघ को अगर कभी कानूनी किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता होती थी तो वह भी यहाँ से प्रदान की जाती थी। इसमें 11 मुख्य न्यायाधीश थे और 4 उप न्यायाधीश होते थे। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 11 मुख्य न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश हुआ करते थे, जो वर्ष में एक बार निर्वाचित होते थे, लेकिन वो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसका मुख्यालय जो है वह हेग में था। हेग के अंदर इसका मुख्य स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी। वहीं से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की व्यवस्थाओं का पूरा निर्धारण इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता था। अंतिम बड़ा जो संगठन बना इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका कार्यालय भी जेनेवा में था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका निर्माण किया गया। तत्कालीन समय विश्व व्यवस्था के अंदर श्रमिक समस्याएं प्रमुख रूप से उभर करके आ रही थी, इसलिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से 4 व्यक्ति बुलाए जाते थे। 2 व्यक्ति श्रमिक संगठन की ओर से और 2 व्यक्ति मिल मालिकों की ओर से। इन 4 व्यक्तियों को बिठा करके वहाँ की श्रम समस्याओं का निर्धारण किया जाता था और उनमें जिस प्रकार के भी सुझाव इनके द्वारा दिए जाते थे या उनको ठीक करने की बातें थी वह सारी इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से की जाती थी। तो यह राष्ट्र संघ की रचना में जो उसके प्रमुख अंग निर्धारित किए गए, महासभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 5 उनके बनाए गए। इनके अधीन ये राष्ट्र संघ चला। लेकिन अब अपन इसके अंतिम पॉइंट की ओर आते हैं, राष्ट्र संघ की असफलता और उसके कारण। इन सारी विचार तंत्रों के बाद में, वुड्रो विल्सन के बड़े प्रखर विचार के बाद में भी, राष्ट्र संघ का निर्माण होने के बाद भी यह संगठन चल नहीं पाया। क्यों? इसकी बेस में क्या था कि तत्कालीन समय प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद में विश्व परिदृश्य की स्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित होने लगी और इस समय बहुत से बड़े और ताकतवर देश जो है वह इस राष्ट्र संघ के सदस्य ही नहीं बने। और उसमें से अगर अपन प्रमुखता से नाम ले तो इस राष्ट्र संघ की नींव रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिनके विचारों की स्थिति में ही राष्ट्र संघ बना था, वही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना। ऐसे ही विश्व परिदृश्य में और भी परिवर्तन आए। इस समय दुनिया के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति के शासन भी आ गए। तो प्रमुख ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण की यह स्थिति बनी? एक तो सबसे बड़ी बात थी, इसकी कोई सेना स्वयं की नहीं थी, यानी कि यह किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का ताकत के साथ अंकुश नहीं लगा सकता था। यह जब दुनिया के अंदर युद्ध होने लगे यह उनको रोकने में असमर्थ रहा और ऐसी स्थिति में असमर्थ रहने से यह निर्बल सिद्ध हुआ और निर्बल सिद्ध होने से इसकी बातों को नहीं माना जाने लगा। उसके मूलभूत क्या कारण रहे? युद्धों को रोकने में असफल रही यह संस्था और निर्बल सिद्ध हुई। जहाँ पर भी युद्धों की स्थितियाँ बनी, युद्ध होने लगे, इसके पास जैसे कि मैंने चर्चा करी कि कोई भी सैनिक व्यवस्था नहीं थी। तो सैनिक व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में यह केवल वैचारिक तंत्र के माध्यम से उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता था। इसकी बातों को नहीं माना गया, ऐसे अस्वीकार कर दिया गया और यह एक कमजोर संस्था सिद्ध हो गई, जिसके कारण यह पूर्णतः असफल रही। दूसरा मैंने बताया कि बड़े देश इसके सदस्य ही नहीं बने। जैसे बड़े देशों में मैंने बात करी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो स्थिति बनी उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ा और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ गया। ऐसी स्थिति के अंदर उसने ही राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली, इसकी व्यवस्थाओं को उसने नकार दिया। तो ये बहुत बड़े ऐसे देश थे जिन्होंने इसको स्वीकार ही नहीं किया। वह भी इस संस्था के निर्बल होने में या इसको निर्बल बनाने में उनकी भी योगदान रहा। तीसरा, जर्मनी व इटली में फासिस्ट नाजीवादी सरकारें बन गई। विश्व व्यवस्था के अंदर ये 2 देश ऐसे बड़े उभर करके आए, इटली और जर्मनी।
जहां पर कि दोनों फासिस्ट और नाजीवादी सरकारें बन गई, यानी कि तानाशाही सरकारें स्थापित हो गई। ये तानाशाही सरकारें मुसोलिनी और हिटलर की व्यवस्थाओं के अधीन आगे बढ़े, तो ऐसे के अंदर वहाँ पर वो किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। वैश्विक व्यवस्था में उन्होंने किसी बात को माना ही नहीं। जो चीज़ उन्हें पसंद आई, जो चीज़ उनके समझ में आई, उन्होंने उसी व्यवस्था को अपने अनुरूप चलाया। चौथा जो पक्ष था जहाँ पर कि इसकी असफलता पूर्णतः से दिख गई, इटली ने एबिसिनिया, जापान ने मंचूरिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया, तो राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाया। जो राष्ट्र संघ का मूल अवधारणा थी कि वैश्विक व्यवस्था में शांति व्यवस्था बहाल की जाए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया और इटली ने एबिसिनिया, जापान ने मंचूरिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। और इस समय राष्ट्र संघ जो था, जो कि इनको निशस्त्रीकरण की बात कर रहा था, शस्त्रों को कम करने की बात कर रहा था, सैनिक व्यवस्था में कमी करने की बात कर रहा था, किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप की बात कर रहा था, वो सारी बातें निर्मूल साबित हो गई और राष्ट्र संघ जो है केवल एक कमज़ोर कड़ी बन करके रह गया और उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में आ गई। वह पूर्णतः असफल रहा और वर्साय की संधि ने तो इसे पूर्णतः तोड़ दिया और वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को ला करके खड़ा कर दिया। तो ये अपन ने देखा कि इस प्रकार राष्ट्र संघ की रचना हुई। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग बने महासभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और उसी के साथ में राष्ट्र संघ की असफलता रही और उसकी असफलता में मूलभूत कारण क्या थे, उनकी समीक्षा भी अपन ने करी कि तत्कालीन व्यवस्था में जिन मुख्य मुद्दों को लेकर के राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, वह शक्तिहीन होने के कारण वह उन मुद्दों पे कोई भी कठोर कदम नहीं उठा पाई, कोई भी कार्मिक कार्यवाही नहीं कर पाई। तो ऐसी अवस्था के अंदर वह पूर्णतः असफल हो गई और वर्साय की संधि ने तो द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को वहीं पर रच दिया। धन्यवाद।